मेरी शादी जहाँ हुई थी वहाँ मेरी 2 सालियाँ और थी जिन्हें मैं आज ही पहली बार देखा था, क्योंकि रिश्ता आनन फानन में हुआ था। उन दोनों को देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। दोनों ही बहुत सुंदर थी, खूबसूरत तो मेरी बीबी भी थी, लेकिन अपनी दोनों बहनों से कम थी। जूते छुपाने की रस्म में दोनों ही मेरे पास बैठी हुई थी। मैं कुछ देर देखता ही रह गया। उन दोनों के सामने मुझे अपनी बीबी कम सुंदर लगने लगी थी, क्योंकि उसकी रंगत अपनी दोनों बहनों से कम थी। सालियों के कोमल हाथों में मुझे अपना हाथ बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों मेरा हाथ पकड़े अपनी रस्म के पैसे मांग रही थी, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा कि ऐसी रस्म को मानता ही नहीं हूँ। 5,000 लेने हैं तो लो, वरना फिर मैं वह भी अपनी जेब में रख लूँगा। हंसी मजाक का दौर चल रहा था, लेकिन मेरे ससुर ने आकर मेरी ही बात को मान रख लिया था। मेरी सालियों के 5,000 का नोट लेकर मुंह बने थे। शादी के बाद विदाई हुई और हम घर आ चुके। मैं कुछ दिल फेर किस्म का इंसान था। बीवी के साथ साथ मेरा दिल अपनी दोनों सालियों पर भी आ चुका था, जो कम उम्र होने के साथ साथ बेहद हसीन भी थी। मेरे माता पिता भाई के साथ दुबई में रहते थे। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही सब वापस जा चुके थे। मैं और मेरी बीवी अकेले ही इस घर में रहते थे। बहुत जल्द मेरी बीवी ने सारे घर के काम अपने जिम्मे ले लिया था। हालांकि शुरू के दिनों में इंसान को बीवी का साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरा मिजाज कुछ और था। मुझे औरतों में कशिश तभी महसूस होती थी जब वह मुझसे दूर होती थी। तब वह मेरे करीब आ जाती तो मेरे लिए बेमानी हो जाती। सालों भी बस मुझे शादी के दिन ही अच्छी लगी थी। उसके बाद मेरी रंगीन मिजाजी मुझे घर पर चैन से रहने नहीं देती थी। जहाँ मुझे खूबसूरत लड़की नजर आती, मेरी लार टपकने लगती। आजकल मेरी आंखों में मेरी हसीन सालियाँ खटकने लगी थी। मेरी शादी को बस 1 हफ्ता गुजरा था कि मैं सालू से कहा कि चलो तुम्हारी माँ के घर चलते हैं। तुम्हें भी तो तुम्हारे माँ बाप और बहनें याद आ रही होगी। मेरे ससुर बहुत शरीफ इंसान थे और उनकी 3 ही बेटियां थीं। बेटा कोई नहीं था। यह सुनकर सालू बहुत खुश हो गई। बड़े अच्छे से वह तैयार हुई और मैं उसके साथ अपने ससुराल पहुंच गया। यूं अचानक हमें देखकर मेरी सास बौखला सी गई। कहने लगी, बेटा बताकर आते मैं खाने का कुछ इंतजाम करती। मैंने कहा, नहीं नहीं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कोई गैर थोड़ी ना हूँ, मैं आपका अपना हूँ। सास तो मेरी इतनी सी बात पर मुझ पर फिदा होने लगी। कहने लगी, मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मुझे बेटों जैसे दामाद मिला है। मैंने कहा, अगर आप मुझे बेटा समझती हैं तो घर में जो पका है बस वही सामने रख दीजिए, मैं खामोशी से खा लूँगा। लेकिन हे भगवान, उन्होंने तो मेरे लिए मेरे ससुर बाजार से चिकन टिक्का और चिकन कढ़ाई और गाजर का हलवा लिया। घर पर मेरी सास ने दाल बनाई थी, वह भी गर्म करके रख दी। मैं खाना बड़े चाव से खाया था। मेरी दोनों सालियाँ यहाँ मेरे सामने बैठी हुई थी। कहने लगी, जीजू अपनी चिकन कढ़ाई तो चखी नहीं, हमारे घर के पास बहुत मज़े की कढ़ाई मिलती है, आप खाइए ना। मैं उनके मीठे लहजे में ही खोने लगा। मैं खाना बड़े अच्छे माहौल में खाया। फिर मैं बड़ी तसल्ली से ड्राइंग रूम के सोफे पर जाकर बैठ गया और अपनी सालियों से कहने लगा, जाओ लूडो लेकर आओ, मिलकर लूडो खेलते हैं। मेरे सास ससुर थके हुए थे, इसलिए कुछ ही देर हमारे पास बैठे, फिर अपने कमरे में चले गए। मैं लूडो की महफिल जो जमाई तो रात के 2 बजे तक लूडो ही चलती रही। बहाने बहाने से मैं अपनी पास बैठी छोटी साली की कभी कमर चलाने लगता, कभी हंसते हुए उसके हसीन चेहरे की चुटकी काट लेता। वह तीनों बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। वह मुझे शायद बड़ा भाई समझती थी, इसलिए मेरी करतूत को ठीक से समझ नहीं पाई। इस दौरान सालू मुझे कई बार कह चुकी थी कि गौरव, घर वापस नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है। लेकिन मैं बात टाल जाता कि बस एक बार जरा रानियों को हरा दो, फिर चलते हैं। इसी चक्कर में रात के 2 बज गए तो मैंने कहा कि अब तो घर जाना मुश्किल है, ऐसा करते हैं यहीं सो जाते हैं। दिक्कत यह था कि मेरी सास का घर छोटा था, बस 2 ही कमरे थे और एक ड्राइंग रूम था। एक कमरे में मेरे सास ससुर और दूसरे कमरे में मेरी दोनों सालियाँ। मजबूरन दोनों ने अपना कमरा हमें दे दिया। सुबह को बड़े मज़े से नाश्ता करके मैं अपने घर वापस लौटा था, लेकिन मेरी सालियों के हुस्न का जादू मेरे सर पर सवार हो चुका था। इसलिए मैंने एक बार सालों को कहा, देखो यहाँ पर मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम घर में अकेले बोर होती रहती हो, तो ऐसा किया करो, अपनी बहनों को बुला लिया करो, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। मैं चाहता था कि किसी न किसी तरह मेरी सालियाँ यहाँ रहने आ जाएं। मुझे तो लगा था कि सालों मेरी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ेगी, लेकिन वह कहने लगी, नहीं, मेरी बहन को नहीं बुलाना, मैं अपने घर में ठीक हूँ। मुझे तो घर के कामों में ही फुर्सत नहीं मिलती, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती। बोर भी हो जाऊँ तो टीवी देख लेती हूँ। मैं तो चाहता था कि किसी न किसी बहाने मेरी कोई साली यहाँ आए, ताकि उसके हुस्न से मैं भी दीदार हो जाऊँ। लेकिन जब मेरी बीवी सीधे तरीके से नहीं मानी तो फिर मैं दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करके शुरू कर दिया। एक बार छुट्टी का दिन था, मेरी बीवी ने कपड़े फैलाने के लिए छत पर चली गई। मैं सीढ़ियों में सर्फ वाला पानी फेंक दिया। जैसे ही सालू
खाली बाल्टी लिए तेजी से सीढ़ियाँ उतरने लगी तो उसका पाँव बुरी तरह से फिसल गया और वह गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक पहुंची। मैं अपनी यह करतूत करके तुरंत से कमरे में चला गया था ताकि मुझ पर शक न हो जाए। सालू को लगा कि कपड़े धोने के दौरान पानी उसी से गिरा है और वह फिसल करके नीचे गिरी है। उसके चिल्लाने की आवाज़ से मैं दौड़ता हुआ बाहर निकला तो देखा वह अपने पाँव पकड़े आखिरी सीढ़ी पर बैठे रोई जा रही थी। मैं फौरन से उसके पास आया, उसे सहारा देकर कमरे में लाया। उसका पूरा पैर नीला हो चुका था, हिल भी नहीं पा रही थी। वह दर्द के मारे चिल्ला रही थी, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब होने पर दिल ही दिल में खुश था। मैं हाल ही में उसे अस्पताल लेकर गया। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक उसके पाँव की हड्डी टूट चुकी थी, इसलिए मैंने फ़ौरन से यह खबर अपने ससुराल में बता दिया। मेरे सास ससुर के साथ मेरी दोनों सालियाँ घर पहुँच गई। सालू तो अपनी माँ के साथ गले लगकर रो रही थी। मेरी सास कहने लगी, बेटा तुम कहो तो मैं सालू को अपने साथ अपने घर ले जाऊं ताकि हम उनकी देखभाल करें। मैंने कहा, देखिए यह तो मुमकिन नहीं है, मैं अकेला घर में सालू के बगैर तो नहीं रह सकता। अगर आप सही समझे तो सेजल को यहाँ छोड़ दें, वह अपनी बहन को संभाल लेगी। सेजल मेरी बीवी की छोटी बहन थी, सालू से बस 2 साल की छोटी थी, लेकिन दिखने में सालू से ज़्यादा हसीन थी। सेजल ही रहने पर राजी हो गई क्योंकि अपनी बहन की हालत देखकर परेशान हो गई थी। यूं मुझे भी मौका मिल रहा था। सेजल तो सालू को खाना तक बेड पर लाकर देती थी। पहले पहल तो मैं सेजल से फ्री होने की बहुत कोशिश की, मजाक भी करता था ताकि वह मुझसे घुल मिल जाए, लेकिन वह मेरे मजाक पर भी संजीदा ही रहती थी, कोई जवाब ही नहीं देती थी। मगर मैं उसके करीब आने लगता तो वह दूर जाती थी। साफ कह देती थी कि आप जरा फासला रखकर बात किया करें, मुझे दूर से भी सुनाई देती है। उसके इस तरह के लहजे से कुछ समझ तो आ गया था कि वह तो मुझे घास डालने को जरा भी तैयार ना थी। मैं तो चाहता था कि वह मुझे घास डाले तो मैं मजाक मजाक में उसके साथ मस्ती करता रहूं, तो इस मजाक में मेरा दिल बहल जाए। लेकिन सेजल तो रात का खाना खाते ही अपने कमरे में बंद हो जाती थी। मैं चाहता था रात में उसके साथ देर तक बातें करूं, लेकिन अभी तक सेजल ने मुझे ऐसा मौका ही नहीं दिया था। फिर किस्मत ने मुझे ऐसा मौका दे दिया था। एक बार मैं अपने घर आया तो सेजल किचन में काम कर रही थी, लेकिन मैं किचन में दाखिल हो गया। वह बिना दुपट्टे के खाना बनाने में व्यस्त थी। गर्मी की वजह से उसने अपना दुपट्टा उतार कर दरवाजे पर लटका दिया था। मैं पहले कभी यूं बेधड़क किचन में नहीं आया था, लेकिन आज उसे देखकर मेरी नज़रें फटी हुई थी। शायद मेरी नज़रें की तपिश का असर था कि एकदम सेजल ने पलट कर मुझे देखा तो बदहवास सी हो गई। मैं भी कुछ संभल गया। मैंने कहा, मैं वह गिलास लेने आया था। सेजल मुझे जरा गिलास पकड़ा दो। शायद बिना दुपट्टे के सेजल को मेरे सामने शर्म सी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं उसकी इस बात का फ़ायदा उठा रहा था। उसने शीशे का गिलास लिया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। दूसरे हाथ से दरवाजे से अपना दुपट्टा उतार कर खुद पर ओढ़ने लगी। मैंने उसके हाथ से गिलास पकड़ते हुए उसका हाथ भी पकड़ लिया। मेरी इस हरकत पर वह मुझे हैरत से देखने लगी। मैं भी 4 दिन से शराफत दिखाकर तंग आ चुका था। अब मैं अपनी बीवी का पाँव इसलिए तो नहीं तोड़ा था कि मैं अपनी साली आदि घरवाली की बस शक्ल ही देखता रहूं। जब मैं उसका हाथ नहीं छोड़ा तो वह मुझे सख्त लहजे में कहने लगी, जीजू मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा, सेजल तुम्हारे हाथ तो सालों से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। यह कहते हुए मैं उसके करीब आ गया। मैं चाहता था कि औरत तारीफ से पिघल जाती है, इसलिए मैंने तारीफ से इसकी शुरुआत की थी। लेकिन सेजल ने तो, मैं नहीं जानता था कि वह मेरे साथ यह सब भी करेगी। उसने मुझे धक्का दिया। मैं दरवाजे से जाकर लगा। मुझे बहुत बुरा लगा। वह होती कौन थी मुझे धक्का देने वाली? मैं सोच चुका था कि अब नहीं छोड़ूंगा। जब मैं कमरे में गया तो सेजल सालू के पास बैठी रो रही थी। मुझे नफरत से देखते हुए फौरन से चुप हो गई। सालू ने उसे रोने की वजह पूछ रही थी। मैंने कहा, होना क्या है? खाना बना रही थी, हाथ जल गया बेचारी का। मैंने बहाना बनाया था। यह सुनकर वह मुझे गुस्से से देखने लगी। मैंने कहा कि मैं तो उसका हाथ पकड़ा था कि देखता कि ज़्यादा जला तो नहीं। तुम्हारी बहन तो शायद मुझे चीज़ें समझती ही नहीं है। मुझसे हाथ छुड़ाकर तुम्हारे पास चली आई जैसे मैं कोई भूत हूँ। मेरी बात सुनकर सेजल मुझे नफरत और गुस्से से देखने लगी। सालू कहने लगे, सेजल ये अपना ही है, कोई पराया तो नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई जैसा है। अगर तुम्हारा हाथ पकड़कर देख रहा था कि कितना जला है तो इसमें कोई बुराई की बात तो नहीं थी। लाओ दिखाओ। लेकिन सेजल यह कहकर कमरे में निकल गई कि वह कल वापस चली जाएगी। मैं साली के सामने जाकर बैठ गया। मैंने कहा, लगता है तुम्हारी बहन यहाँ तुम्हारा ख्याल रखना नहीं चाहती, वापस जाने के बहाने ढूंढ रही है। मुझे नहीं पता था, वह मुझे अपना जीजा ही नहीं समझती। अगर तुम्हारा पैर ठीक होता तो मैं कभी भी तुम्हारी बहन कि इस तरह के रवैये पर उसे अपने घर न रखता, लेकिन मेरी मजबूरी है। फिलहाल मैं कोई नौकरानी नहीं रख सकता और तुम्हारे पाँव का यह हाल है, तुम चल भी नहीं सकती। समझाओ अपनी बहन को। कहने लगे, आप फिक्र ना करें, सेजल से मैं बात कर लूँगी।
मैंने कहा देखो, मैं तुम्हारी दोनों छोटी बहनों को अपनी ही बहन की तरह समझता हूँ, लेकिन सेजल की आज की हरकत ने मुझे अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा करके रख दिया। मैंने सालू के सामने अपना बर्ताव बिल्कुल शरीफ और साफ सुथरा कर लिया था। वह मुझसे उल्टा माफ़ी मांगने लगी थी कि बच्ची है, उसे समझ नहीं है, चलो छोड़ो भी। मगर इस बात को सालू समझ न सकी। मैं कमरे से बाहर आ गया। किचन में सब कुछ जैसे का तैसे पड़ा था, क्योंकि सेजल शायद दूसरे कमरे में चली गई थी। मैं किचन से खाना लिया, सालू के साथ उस कमरे में बैठकर खाने लगा। मैंने कहा अब देख लो, मुंह फुलाकर तुम्हारी बहन अपने कमरे में बैठ गई है, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। सालू मुझसे शर्मिंदा हुए जा रही थी। खाना खाने के बाद मैं सालू को दवाई खिलाई और उसे मैंने एक नींद की गोली भी शामिल करके मिला दी, जिसे खाते ही सालू एकदम गहरी नींद सो चुकी थी। जब मैंने देखा कि अब सालू उठने वाली नहीं है, तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। सामने के कमरे का दरवाज़ा लॉक था। मैंने दरवाज़ा खटखटाई और कहा, सेजल, सालू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तुम्हें बुला रही है। मैं झूठ बोला था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं वैसे दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो वह कभी भी मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगी। मेरा यह कहना था कि फ़ौरन से कमरे का दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही सेजल कमरे से बाहर निकलने लगी, मैंने उसे बाजू से पकड़ा, कमरे के अंदर धकेल दिया और खुद भी कमरे के अंदर चला गया। फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। यह देखकर तो सेजल की रंगत उड़ गई। कहने लगी, जीजा जी, आप यह क्या कर रहे हैं? आप मेरे बड़े भाई जैसा हैं। मैंने कहा, कौन सा भाई? कैसा भाई? मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। तुम्हारे हुस्न ने तो मुझे वैसे ही पागल कर रखा है। बहाने बहाने से तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाया है। यह सुनकर तो सेजल हैरान रह गई। कहने लगी, शर्म करो, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। भगवान के लिए आप यहाँ से चली जाइए। लेकिन मेरा कहाँ ऐसा कोई इरादा था। मैं अपना जो गंदे इरादे लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ था, उसे पूरा करने में कामयाब हो चुका था। मेरे सामने वहाँ हाथ जोड़ रोती रही, बिलखती रही, मेरी मिन्नतें करती रही कि मैं उसे छोड़ दूँ, लेकिन मैंने उसे बर्बाद करके रख दिया। मैंने उसे धमकाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, देखो, अगर तुमने अपनी जुबान खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। सोच लो, मेरे साथ जो हुआ सो होगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी भी एक बदनामी का दाग लग जाएगा। तुम जुबान बंद रखना। वह बस रोए जा रही थी। मैं उसके कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आकर सो गया। अगली ही सुबह सेजल को तेज बुखार हो चुका था। सालू ये देखकर परेशान होने लगी। कहने लगी, ये मुझे क्या संभालेगी, ये तो खुद बीमार पड़ गई। अब यह था कि सालू बिना सहारे से हल्का फुल्का चलने लगी थी। मैंने कहा कि ऐसा करो, इसे घर भिजवा दो, अपनी छोटी बहन को बुला लो, वह तुम्हारी देखभाल कर लेगी। मेरी दिलचस्पी अब सेजल से ख़त्म हो गई थी। अब उसकी छोटी बहन काजल में होने लगी थी, जो वह 16 साल की थी। मेरी बेवकूफ़ बेबी मेरी यह बात भी मान गई। मैंने फ़ोन उसे मिलाकर सालू को पकड़ा दिया, अपने ससुर को बुलाया और कहा कि सेजल को बुखार हो रहा है, इसे आप ले जाइए और ऐसा करें कि काजल को भेज दें, क्योंकि मेरा पाँव तो अभी भी इस काबिल नहीं हुआ है कि मैं घर को संभाल सकूं। लेकिन यह बात जब सेजल को मालूम हुई तो वह कहने लगी, नहीं काजल यहाँ नहीं आएगी, मैं दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उसकी बात पर मैंने उसे गुस्से से देखा। मैंने कहा, तुम्हें बहुत आराम की ज़रूरत है, तुम घर जाओ, काजल है ना, संभाल लेगी अपनी बहन को। सेजल मेरे इरादों से सामना कर चुकी थी, इसलिए वह अपनी छोटी बहन को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बुखार में भी वह उठकर काम करने लगी। कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी 1000 कोशिश के बावजूद सेजल ने काजल को यहाँ नहीं आने दिया। कुछ दिन बाद मेरे सर पर फिर से शैतान सवार होने लगा। मैं फिर से किचन में दाखिल हुआ। सेजल खाना बना रही थी। मैंने उसे चुपके से अपने बाहों में लिया। मेरी इस हरकत पर सेजल ने ना जाने कब सेल्फ से चाकू उठाई मेरे हाथ पर दे मारी। मेरा हाथ कट गया। मैं फौरन उससे पीछे हट गया। यहाँ तक गहरा जख्म था कि खून बहने लगा। मैंने उसे गुस्से से चीखते हुए कहा, जाहिल औरत, यह क्या किया तुमने? वह कहने लगी, आइंदा मुझे छूने की कोशिश की तो मार डालूंगी। उसकी आंखें उस वक्त गुस्से से लाल हो रही थी। पहली बार मुझे सेजल का जुनून देखकर डर गया था। मैं फौरन से अपने कमरे में चला गया, लेकिन सालू मुझे देखकर पूछने लगी, कहने लगी, आपके हाथ पर क्या हुआ? इससे पहले कि मैं कोई कहानी सुनाता, उसे सेजल कमरे में आ गई। कहने लगी, दीदी, मैं तो जीजू से कहा था कि मैं खुद काम कर लूँगी, लेकिन कहने लगे सलाद काटने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और सलाद काटते हुए इसने तो अपना हाथ ही काट डाला। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, सेजल ने मुझे हैरान कर दिया था। उसने मेरी ही चाल मुझ पर चलाई थी। सालू ने मुझ पर चिल्लाने लगी, आपको क्या ज़रूरत है सलाद काटने की? देखे ना कितना गहरा जख्म कर लिया आपने। फिर सालू ने सेजल से कहा, जरा मुझे बैंडेज का सामान पकड़ाना तो। उसने दराज में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और सालू को पकड़ा दिया। मैंने औरत का बस एक ही रूप देखा था, और वह था कमज़ोर और बेबसी औरत का। औरत की बेबसी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं एक औरत को बेबस मजबूर देखकर उसे ही लूटना था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि औरत का दूसरा रूप ऐसा भी हो सकता है।
फिलहाल 2-3 दिन तो मैं सेजल से कुछ नहीं कहा और अपना जख्म ठीक होने का इंतज़ार करता रहा। लेकिन मैं जानता था कि एक कमज़ोर लड़की मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे ही मेरा जख्म कुछ बेहतर हुआ, मैंने रात के वक्त सेजल के कमरे के दरवाजे पर खटखटाना शुरू कर दी। उसे कहा कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूँगा। मैं समझा था कि मेरी यह धमकी हर बार मेरे काम आएगी। मैं इस बात का फ़ायदा उठाता रहूँगा। लेकिन कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। मैं काफ़ी देर तक दरवाजे पर धीरे से बजाता रहा, धीमी आवाज़ में धमकी देता रहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। आखिरकार मायूस होकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। लेकिन मुझे सेजल पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सालू से कहा कि देखो, काफ़ी दिन से सेजल यहीं पर है, तुम्हें संभाल रही है, बेचारी थक गई होगी, इसे घर भेजकर काजल को बुला लो। लेकिन सेजल कहने लगी कि काजल की पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, मैं हूँ ना आप लोगों की सेवा करने के लिए। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि खाना खाने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती थी। खाना खाते ही मुझ पर एक बेचैनी सी होने लगती थी। मैं लेट तो गया था, लेकिन नींद आंखों में ना थी। अपनी इस तकलीफ से तंग आकर मैं करीबी एक क्लिनिक में चला गया। डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख कर दी। मैं जब वह दवाई खाता तो गहरी नींद सो जाता। लेकिन उसके बाद मैंने यह बात महसूस किया, मेरी सेहत गिरने लगी थी। मुझे अपने अंदर कमजोरी सी महसूस होने लगी थी। मैं ज़रा सा चलता तो मेरा सांस फूलने लगता, मेरे हाथ बहुत सुन्न लगते थे। डॉक्टर ने इलाज करवाया तो मालूम हुआ कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। यह जानकर मैं सेजल पर भड़क उठा, लेकिन वह हंसकर कहने लगी, तुम जैसे लोगों को मर जाना ही बेहतर है। मैं इस वक्त अस्पताल में हूँ और जहर मेरे पूरे वजूद में फैल चुका है। मैं रोज़ रोता हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। सेजल से भी माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन मैं दिन ब दिन और भी मौत के करीब हो रहा हूँ। लेकिन मेरी तकलीफ़ कम नहीं होती। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।